हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैकेट। आज हम पार्ट 2 करेंगे पॉलिटी का और इसमें होगा क्या, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या लैंडमार्क रहे थे हमारे पास। तो आज जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करेंगे, ये देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है। ये जो पॉलिटी की हमने सीरीज चलाई है, इसमें हम 5 से 6 पार्ट में पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। यकीन मानिए, इससे बाहर आपको पॉलिटी नहीं करनी है। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जेई लेवल का कोई भी इंडिया लेवल का एग्जाम दे रहे हैं अगर आप, या चाहे मेट्रो रेल कारपोरेशन का एग्जाम हो, इससे बाहर पॉलिटी आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको उतना ही करवाएंगे जितना एसएससी जेई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि एक इंजीनियर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसको जीएस कैसे याद करवाई जाए, क्योंकि उसका माइंड कैसा होगा, उसको हर चीज का रीजन चाहिए तभी उसको वो चीज याद होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिटी आपको पढ़ाई जाए जिससे आपको याद रहे, रिटेन ज्यादा से ज्यादा रहे आपके माइंड में। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे पार्ट 1 का बिल्कुल लास्ट लिंक मैं पकड़ूंगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पार्ट 1 को देखा है तो उसमें एक पॉइंट देखा होगा आपने कि जब हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हमने इलेक्ट कर लिया, कब किया था? 11 दिसंबर 1946 में। हमारे जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको इलेक्ट किया गया, और वाइस प्रेसिडेंट एचसी मुखर्जी को। जब हमारे दोनों वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया गया, उससे 2 दिनों बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। यहां तक हमने लास्ट पढ़ा था। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत हद तक उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब फीचर जैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने स्टार्ट हुए, तो सबसे पहला फीचर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, हमने 3 टायर गवर्नमेंट को चुना। अब 3 टायर गवर्नमेंट है क्या? डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 टायर गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, लाइक अभी मोदी गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। उसके बाद हम सभी की अपनी अपनी स्टेट की गवर्नमेंट होगी, और हम सभी के अपने अपने गांव में एक पंचायती राज होगा। पंचायती राज होगा। तो ये 3 टायर गवर्नमेंट हमने चुनी ताकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लियर मेथड बता पाए कि हमारी गवर्नमेंट चलेगी कैसे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के कितने प्रेम्बल क्या है, आर्टिकल कितने हैं। तो सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक हार्ट है, एक दिल है, उसको बोलते हैं प्रेम्बल। क्लियर? दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 395 आर्टिकल थे, और ये आर्टिकल टोटल 22 पार्ट में डिवाइड है। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं और इसको सेव करके रख लेना है। आपको नोट्स नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ये स्क्रीनशॉट्स को अगर आप बार बार देखते रहेंगे, यहां पे वही चीज लिखी जाएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी लेवल एग्जाम के लिए। क्लियर? तो 395 आर्टिकल 22 पार्ट में है हमारे। शेड्यूल कितने हैं? 8 शेड्यूल है टोटल। क्लियर? ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट। अभी हमने 2 पॉइंट्स देख लिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा है। जो फेडरल सिस्टम है वो हमारा है यूनिटरी बाइस बेसिस पे। मैं बताता हूं यूनिटरी बाइस बेसिस है क्या, बस आप इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जो वर्डिंग है डायरेक्ट एग्जाम में यही वर्डिंग आती है। इसमें क्या क्या होगा? यूनिटरी बाइस मेथड में हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने चूज की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए। हमारा इंडिया गवर्न कैसे होगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कैसे गवर्न करेगी, उसके लिए हमने कुछ मेथड रखे। तो सबसे पहला जो यूनिटरी बाइस मेथड में है वो ये कि मिनिमम 2 टायर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये इसके फीचर होते हैं, मिनिमम 2 टायर की गवर्नमेंट होनी चाहिए। बट हमारे इंडिया में कितनी है? 3 टायर। क्लियर? दूसरी बात ये कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो कैसा होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो फेडरेशन में अलग, स्टेट में अलग और पंचायती राज में अलग अलग है। तीसरी चीज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम सुप्रीम मानते हैं, तो एक वर्ड आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ इन द रिटन फॉर्मेट है। यह सबसे अच्छी बात है, डायरेक्टली हम रेफर कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब है जिसको हिला ना पाओ। हाँ, आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट जो बेसिक उसका स्ट्रक्चर है उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस मेथड में। यहां पे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है, देखिए डायरेक्टली लिखा होता है जो फेडरल सिस्टम है आपका, अगर आपका कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आप बना रहे हो जो फेडरल इन फॉर्म है बट यूनिटरी इन स्पिरिट, देखिए यूनिटरी इन स्पिरिट का मतलब आप चाहे कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, कोई मतलब नहीं है। इंडिया में जो स्पिरिट है वो बिल्कुल यूनिटरी है। इसको कौन सा मेथड बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्वासी फेडरल सिस्टम। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस पढ़ लिया, ये देख लिया कितने टायर की गवर्नमेंट होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पार्लियामेंट, जो आपकी पार्लियामेंट बनेगी उसमें जो गवर्नमेंट होगी उसके क्या क्या फॉर्म होंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें फीचर क्या क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर क्या क्या होते हैं जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिए। सबसे पहली बात, किन किन की प्रेजेंस होगी। देखिए हमारे प्रेसिडेंट भी होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव है। आप सभी ने देखा होगा प्रेसिडेंट ज्यादा इंटरफेयर पॉलिटिकल मेथड्स में नहीं करते, कोई भी पॉलिटिकल चीज है उसमें प्राइम मिनिस्टर ही डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। तो इसलिए नॉमिनल अलग होंगे और रियल अलग होंगे, लाइक प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। जो आपकी मेजोरिटी पावर होगी, जब भी इलेक्शन होंगे जिसके पास भी मेजोरिटी आएगी वो पार्टी रूल करेगी इंडिया पे। क्लियर? दूसरी बात, जो एग्जीक्यूटिव ऑफ लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ये कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके। क्लियर? लाइक एमपीज, एमएलएज। क्लियर? नेक्स्ट, जो लीडरशिप होगी आपकी वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर होगी या चीफ मिनिस्टर के अंदर होगी। जो आपकी लीडरशिप होगी वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के अंदर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब चीजें आई थिंक आपको पता ही होंगी। और लास्ट क्या फीचर होता है इसका, जो आपकी लोकसभा होगी, आपको पता है लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। क्लियर? और अपर हाउस किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। जो लोअर होगी, लोकसभा होगी, वो हर 5 साल के बाद डिसॉल्व होगी। तो डिसोल्यूशन इसका गारंटीड होगा आफ्टर 5 ईयर। तो ये जो फीचर हैं वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये सारे के सारे फीचर्स हमने कलेक्ट किए और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया। तो जो भी हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, यूनियन कमेटी बनी, उन सभी कमेटीज ने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया। अब आप सभी को पता है जब हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उसका कहीं ना कहीं बेस होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, हमने सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट किया। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। तो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना स्टार्ट किया और हमने देखा जो बेस्ट जिस कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको उठा लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। अब हमें सभी के सभी याद नहीं करने हैं कि कौन कौन से फीचर बोरो किए गए, कौन कौन से फीचर किस देश से फॉलो किए गए। हमें सिर्फ चुनिंदा याद रखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, ऐसे आप आईएएस की तैयारी कर लीजिए, बट हमें एसएससी जेई के मुकाबले काम करना है, क्योंकि स्मार्ट वर्क उसी को बोलते हैं कि हम उतनी अपने आप को वही कंस्ट्रेंट कर लें। देखिए टीचर की जरूरत वही पड़ती है, ऐसे तो सेल्फ स्टडी से भी सभी चीजें होती हैं। टीचर आपको यह बताएगा कि बस यहीं रुक जाओ, इससे आगे और नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, जितना मैं बता रहा हूं इनफ है। तो फीचर बोरो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, देखिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने ये देखा कि जो हमारी सुप्रीम पावर होती है, लाइक सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, अगर हमें कभी जरूरत पड़े, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट कभी जरूरत करे कि उनको इम्पीचमेंट करना है, मतलब उनको उनकी गद्दी से हटाना है, उनकी चेयर से हटाना है, तब हमने देखा कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेहतरीन है। क्लियर? तो हमने क्या किया, याद रखना, डायरेक्टली हटाने वाली चीज को बोलते हैं इम्पीचमेंट। किस किस की इम्पीचमेंट? आपके प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट के जज की, और हाई कोर्ट के जज की। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इन सभी की इम्पीचमेंट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की। और सबसे बेहतरीन चीज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या थी, उनके फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमने फंडामेंटल राइट्स देखे वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली उठा लिए। और लास्ट जुडिशरी, हम चाहते थे कि जुडिशरी ऐसी हो जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रिव्यूज वो हमने सारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए। क्लियर? याद रहेगा हमेशा, सुप्रीम पावर्स को हटाना है, हमारे अपने फंडामेंटल राइट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हमने यूएस से लिए। अब बात आती है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। यहां से क्या क्या लिया? जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने देखा कि जो आपके पार्लियामेंट में आपके एमपीज बैठेंगे, ठीक है, अब वो पार्लियामेंट होगी कैसी? देखिए हमारी लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, इसको बोलते हैं बाय कैमरलिज्म। दो भाग में होगी, एक लोअर हाउस होगा, एक अपर हाउस होगा। ये हमने कहां से लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, बाय कैमरलिज्म। ये चीजें आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से दिया है। अच्छा, जो आपने पार्लियामेंट में एमपीज को बिठाना है, उनको सैलरीज देनी है, उनको क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं, क्या क्या सहूलियतें देनी है, वो सब कुछ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। नेक्स्ट, अब हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, पंचायती राज भी है, बट हाँ ये तीन गवर्नमेंट तो हैं, बट जो हमारी सिटीजनशिप होगी ना वो होगी इंडियन। इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ऐसा नहीं होगा आप बोलोगे हम हिमाचल से हैं, हाँ वो अलग चीज है, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है अपने अपने स्टेट का। वो इसीलिए क्योंकि जब भी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो अपनी स्टेट का, तो वो स्टेट अपना बोनाफाइड जरूर मांगती है, वो अलग चीज है। बट सिटीजनशिप जो होगी वो आपकी सिंगल सिटीजनशिप होगी। तो ये चीजें जो है वो आपकी ब्रिटिश से ली गई। क्लियर? ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए हमें जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमने पढ़ा था, 1935 में जो आया था, अंग्रेजों ने दिया था हमें,
इसमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी ड्राफ्टिंग कमेटी को कि जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस है ना वो इसमें बहुत अच्छे थे। इमरजेंसी प्रोविजंस, तो इमरजेंसी प्रोविजंस डायरेक्टली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिए। और जो हमारे क्लास 1 ऑफिसर्स होंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएंगे, तो पब्लिक सर्विस कमीशन डायरेक्टली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठा ली। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी चीज है, इनको ध्यान में रखिएगा। हमारी जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे क्या क्या लिया गया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये देखा कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है या जो नॉमिनल मेंबर्स हैं किसके, राज्यसभा के, तो इनका मेथड बहुत अच्छा था। इसको बोलते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये एग्जाम में आते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया? वो लिया इरिश से। और दूसरी चीज क्या ली? जो भी हमने नॉमिनल या फिर नॉमिनेशन होगी किनकी, मेंबर्स की, किसके लिए? राज्यसभा के लिए, वो भी हमने इरिश से ली। लास्ट आपने याद रखना है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। डायरेक्टली जर्मनी से हमने क्या क्या बोरो किया, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने याद रखनी है, सिर्फ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमने यूएस से ले लिए। अब होता क्या है, जब भी हमारी इमरजेंसी लगती है, हमारे देश में कभी इमरजेंसी लगेगी अगर, जो एक बार लग चुकी है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो हमने जर्मनी से लिए। तो ये याद रखना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए हमने किस देश से क्या चीज ली। अच्छा, अब बात आती है आर्टिकल्स की। अब मतलब सारे के सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ चुनिंदा आर्टिकल्स याद रखने, मैक्सिमम 7 से 8, और यकीन मानिए इससे आगे आर्टिकल नहीं आएंगे। एसएससी जेई में अगर बात की जाए तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, तो क्योंकि आर्टिकल इतने ज्यादा हैं, सारे आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि कौन से आर्टिकल किसके लिए बनाए गए। तो हमने 6 से 7 ही याद रखने हैं, ऐसे तो 20-22 हैं, 25-30 हैं, बट आपको कौन कौन से पार्ट याद रखने हैं। ठीक है, टोटल 22 पार्ट में था, तो मैक्सिमम हमें 6 से 7 पार्ट ही याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला पार्ट आपको याद रखना है जो हमारा इंडिया की यूनियन या उसकी टेरिटरी है, उसको बोलते हैं द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। क्लियर? उसके बाद अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो वो कौन से आर्टिकल में है? अगर सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, वो कौन से आर्टिकल में होगी? वो आर्टिकल 5 से 11। देखो, इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। याद कैसे करना है? पिक्चर फॉर्मेट में करना है। मतलब आप सभी का तरीका होगा याद करने का। अगर आप बोलो कि नहीं मैंने याद कर लिया 1 से 4 इसके हैं, 5 से 11 इसके हैं, ऐसे कभी ना कभी भूल ही जाओगे। तो इसको याद करने का मैंने आपको तरीका पहले भी बताया है। इसको थोड़ा पिक्चर फॉर्मेट में याद रखना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है आपको भी ऐसा ही करना है। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मेरे को पता है पार्ट 1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको बोलूं ये टेरिटरी है, इसके बाहर नहीं आओ, इससे बाहर नहीं जा सकते आप, तो 4 को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो जो ये अंदर का हिस्सा बचा, इसको मैंने अपना टेरिटरी मान लिया। तो इससे मैंने याद रखा है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद 4 तक यूनियन एंड टेरिटरी है, तो 5 से स्टार्ट होगा सिटीजनशिप। तो मैंने ऐसे ध्यान में रखा है कि एक पर्सन यहां खड़ा है, एक पर्सन यहां खड़ा है, तो इन पर्संस की जो सिटीजनशिप होगी वो कहां तक होगी? 11 तक। तो ऐसे हमने याद रखे हैं, आप अपने तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स। जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, अगर 11 तक सिटीजनशिप है तो गारंटीड है 12 से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? 35 तक। मैंने कैसे याद रखा है वो बताता हूं। मैंने ऐसे याद रखा है कि 35 की एज
जब किसी भी मेल कैंडिडेट की होती है तो उसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसके मदर फादर की, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेल कैंडिडेट के ऊपर होती हैं। तो आफ्टर 35, मतलब 30 की एज में अगर उसकी शादी हुई तो आफ्टर 35 क्या होगा, उनको इन सभी के लिए कमाना है, उन सभी की जरूरतों को पूरा करना है। तो खुद का वो कुछ नहीं देखता, खुद के लिए वो कहीं नहीं कुछ देखेगा कि मैं कोई नया कपड़ा ले लूं या मैं कोई नई चीज ले लूं। ऐसा मैक्सिमम हमारे इंडियन फैमिलीज में होता है। तो मैंने ऐसे याद रखा है कि उसके जो फंडामेंटल राइट है वो खत्म हो जाएंगे 35 तक। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट 12 से शुरू होंगे और 35 में खत्म हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे याद रखा है, तो आप किसी और मेथड से याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपको याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं आपकी। फंडामेंटल ड्यूटीज ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई थी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी आर्टिकल 51A में लिखा गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो क्या था कि फंडामेंटल राइट पहले नहीं थे, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था। तो पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्ट में आया ये कब आया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब हमने 42nd अमेंडमेंट की थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 1976 में। क्लियर, 1976 में जब हमने अमेंडमेंट की थी, कौन सी अमेंडमेंट थी वो, 42nd अमेंडमेंट थी, उसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया। ठीक है, दो और याद रखने हैं आपको, यूनियन गवर्नमेंट कहां से कहां तक है और स्टेट गवर्नमेंट कहां से कहां तक है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट के जो भी आर्टिकल्स आते हैं आपके, वो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आते हैं और 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बस ये आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन से पार्ट, जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, वो कौन से आर्टिकल में आता है। क्लियर। इसके बाद एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो कौन सा आर्टिकल है। तो कभी भी अमेंडमेंट करनी है, अमेंडमेंट का मतलब है कुछ चेंज करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आप अमेंडमेंट कर सकते हो। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी आपको इमरजेंसी लगानी हो, अपने देश पे इमरजेंसी लगानी हो, उसके प्रोविजन कहाँ है। तो उसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो 352 से 360 तक है। तो ये आर्टिकल और ये पार्ट आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा पार्ट और करेंगे आज की डेट में, पार्ट 2 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है उसमें क्या क्या आते हैं। अब लास्ट पार्ट इसका आता है कि फीचर, इन फीचर के अंडर जो हमने शेड्यूल बनाए वो कितने थे। शेड्यूल थे टोटल 12। तो फाइनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। देखिए, जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हमें क्या बताएगा, वो हमें बताएगा नेम एंड टेरिटरी। हमारे स्टेट की और हमारी यूनियन की। हमारे यूनियन की कितनी टेरिटरीज है, कहां कहां टेरिटरीज है हमारे यूनियन की या हमारे स्टेट की, तो वो कौन बताएगा, फर्स्ट शेड्यूल बताएगा। सेकंड शेड्यूल क्या बताएगा हमें, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इन सभी के लिए जो जो हमने सैलरीज रखी हैं, जो जो हमने अलाउंस रखे हैं या हमने कुछ उनको प्रिविलेजेस दी हैं, तो वो सारे के सारे आपके शेड्यूल 2 में आएंगे। ठीक है, किन किन के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर्स के लिए, आज जैसे आपके पूरे देश का प्रेसिडेंट होता है वैसे स्टेट का गवर्नर होता है। ठीक है, स्पीकर्स के लिए, तो इन सभी के लिए जो हमने प्रिविलेजेस रखी हैं वो रखी हैं शेड्यूल 2 में। कैसे कैसे उनको सैलरीज देनी है, क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है। शेड्यूल 3 में क्या आएगा, जब अब भाई आपने ये चूज कर लिया कि उनको क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है, क्या क्या सैलरीज देनी है, तो अब उनको उनकी सीट देने से पहले, चेयर देने से पहले आप उनको ओथ तो दिलाओगे। तो जो जो कौन किसको ओथ दिलाएगा, फॉर्म ऑफ ओथ, ये हमने रखा शेड्यूल 3 में।
शेड्यूल 4 में हमने क्या रखा कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो यूटीज हैं, उनमें से कितनी कितनी सीट राज्यसभा में होंगी। तो ध्यान में रखना, सीट एलोवेंस या सीट एलोकेशंस इन स्टेट्स, इन यूटीज, इन राज्यसभा। अच्छा, जो शेड्यूल 5 होगा आपका, वो किसके लिए होगा? जो आपके शेड्यूल एरियाज हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है आपको। ध्यान में रखना, शेड्यूल एरियाज, देखो मैं एक लाइव क्लास में आपको इसका याद करने का तरीका जरूर बता दूंगा, कैसे याद करना है इसको। या शेड्यूल ट्राइब्स, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हो ना आप, मैनेजमेंट। अगर शेड्यूल 6 की बात की जाए, वो भी लगभग ही सेम है। जो आपकी स्टेट्स हैं लाइक असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम, जो ये स्टेट्स हैं, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, क्योंकि ये भी ट्राइब्स में ही आते हैं आपके, तो इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, वो आएगी शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में आपका डायरेक्टली ये बताया जाएगा कि जो आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कि स्टेट के अंदर क्या क्या पावर्स आएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पावर्स आएंगी, जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, उनके अंदर क्या क्या पावर्स आएंगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 7th शेड्यूल में बताया गया है। 8th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके देश में लैंग्वेज यूज की जाती है। कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो ये बोला गया है कि शेड्यूल लैंग्वेज जो आपकी शेड्यूल 8 में आती हैं, ये लैंग्वेज हमारी इंडिया में बोली जाती हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। 9th शेड्यूल में क्या आएगा आपका, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्ट या फिर रेगुलेशंस, एक्ट या रेगुलेशंस किसके लिए। देखिए, एक्ट और रेगुलेशंस कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अगर आपको लैंड रिफॉर्म्स लाना है तो कैसा एक्ट है, ठीक है। एग्जाम में ये आता है, जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 है, ये कब लाया गया था? ये लाया गया था सबसे पहला अमेंडमेंट जब हमारा आया था, सबसे पहला अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट, हमारे देश का फर्स्ट अमेंडमेंट आया कब था? 1951 में अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एक्ट और रेगुलेशंस जो हैं, लाइक आपको लैंड रिफॉर्म्स करने हैं तो कैसे कैसे उसके रिव्यूज होंगे, तो वो शेड्यूल 9 में आएगा। अच्छा, शेड्यूल 10 में क्या आएगा? शेड्यूल 10 आता है डिसक्वालिफिकेशन। डिसक्वालिफिकेशन किसकी? आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स की, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर की। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको डिसक्वालीफाई करना है, तो शेड्यूल 10 के अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब ये भी एग्जाम में आता है कि ये कब हमने ऐड किया, हमने ये ऐड किया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। बस ये कुछ अमेंडमेंट्स आपने याद रखनी है कि 52nd अमेंडमेंट में हमने इसको 1985 में इसको अमेंड किया। इसको ना, इस शेड्यूल को डायरेक्टली एग्जाम में एक वर्ड आता है, क्या उसको बोलते हैं? एंटी डिफेक्शन एक्ट। वो पूछेंगे एंटी डिफेक्शन एक्ट कब आया, आपने बताना है 52nd अमेंडमेंट एक्ट में जब 1985 में हम लाए, तो उसमें हमने बताया कि डिसक्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, पार्लियामेंट के मेंबर्स की, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की। क्लियर। सेकंड लास्ट 11th और लास्ट 12th शेड्यूल। अब 11th शेड्यूल में हमने क्या बताया कि जो हमारी पंचायत्स हैं, उनकी क्या पावर रहेगी, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, उनकी क्या अथॉरिटी रहेगी। तो पंचायत राज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये सब कुछ आपकी रहेगी शेड्यूल 11 में। और एक क्वेश्चन यहां पे आता है, कितने सब्जेक्ट हैं इसके हैं 29 सब्जेक्ट्स। और 12th में आएगा आपकी म्युनिसिपल पार्टीज का। म्युनिसिपल पार्टी की, और इसका 18 सब्जेक्ट्स होंगे।
तो ये टोटल 12 शेड्यूल हमने देख लिए और यहां पे आते ही हमारा जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी में से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। जो नेक्स्ट मैं लेने वाला हूं वो लूंगा कि आपका प्रियम्बल कैसा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे करते करते हम मैक्सिमम 4, 5 या 6 पार्ट्स में पूरी पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। थैंक यू।